So hello people, this is the channel CTV and in this video we are going to revise foreign company Q&A। ठीक है, तो हम फॉरेन कंपनी के क्वेश्चन आंसर रिवाइज करेंगे। नवंबर 21 के आरटीपी तक के सारे क्वेश्चन है, फटाफट इसको कवर करते हैं। देन इसके एमसीक्यू की सीरीज़ रहेगी और इसके बाद हम जो है सारी लर्निंग हम हमारे नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा रहेगा, वैसे बहुत सारी चीज़ें इसमें पहले ही दे के रखी। चलो, टोकुशिबा मोटर्स इनकॉर्पोरेटेड जापान में, देखो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। अब शेयर कैपिटल कौन हेल्ड कर रहा है? इंडियन के सिटीज़न, इंडियन कंपनीज की 50% हो गए। और अपन ने ये पढ़ा था कि 50% और मोर हेल्ड करती है, तब जाके जो है फॉरेन कंपनी के इंडियन बिजनेस के रिस्पेक्ट में ये वाला लगता है। तो फॉरेन कंपनी के साथ साथ ये भी कवर होना चाहिए, ये भी होना चाहिए कि 50%, एटलीस्ट 50% पेड अप कैपिटल हेल्ड बाय द सिटीजन्स, इंडियन सिटीजन बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी। अब इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ओपन करा मुंबई में इन ऑर्डर टू रिसीव ऑर्डर इंडियन मार्केट से, उन्हें ऑर्डर रिसीव हो एंड मेक अवेलेबल द डिलीवरी ऑफ जापानी लग्जरी कार्स। और इंडियन मार्केट से ऑर्डर डिलीवर होंगे और फिर जो ये जापान की लग्जरी कार इनको डिलीवर करें। द कंपनी अवेयर नहीं थी ऑफ द इंडियन कंपनी लॉ, हैंस ही कुड नॉट फाइल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट टू द रजिस्ट्रार। अब अवेयर नहीं थी तो डॉक्यूमेंट फाइल नहीं कर पाए और कंपनी कुड फाइल ऑल द डॉक्यूमेंट टिल 28 फरवरी तक उनको करना था। तो पहले ये बताओ चैप्टर 22 अप्लीकेबल है कि नहीं है? तो देखो, अभी हमने बात करी चैप्टर 22 तो अप्लीकेबल है, शैल बी एप्लीकेबल, क्योंकि 50% एटलीस्ट हेल्ड कर रहे हैं सिटीजन और कंपनीज। व्हाट डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड, क्या क्या फाइल करेगी? तो 380 सेक्शन आ गया। सी 380 सेक्शन ये बोलते हैं कि जब आप प्लेस ऑफ बिजनेस इस्टेब्लिश कर लो, उसके बाद आपको फर्निश करना पड़ता है न्यू दिल्ली के रजिस्ट्रार को, जिसमें सिंपल से आधे फुल फॉरेन कंपनी का चार्टर, MOA, AOA डॉक्यूमेंट्स, ये सब तो इंग्लिश में सर्टिफाई करने पड़ते हैं। और अगर इंग्लिश में नहीं है तो ट्रांसलेट करना पड़ता है इंग्लिश में। ये हम सबमिट करते हैं। तो एक तो गई कॉपी सारी। फिर होता है फुल एड्रेस। फुल एड्रेस किसका? एड्रेस में बहुत सारी चीज़ें, प्रिंसिपल ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। और फिर ओपनिंग क्लोजिंग, ये तो प्लेस ऑफ बिजनेस का हो गया कि फुल एड्रेस, प्रिंसिपल ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। और ओपनिंग क्लोजिंग की ऑल प्लेस ऑफ बिजनेस और अर्लियर ओकेजन, ऑल प्लेस ऑफ बिजनेस, सारे प्लेस ऑफ बिजनेस अर्लियर ओकेजन में इनका ओपनिंग क्लोजिंग बताओ। देखो, कंपनी बिजनेस करती है तो कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में नहीं है तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कराओ। और फिर जो है डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें, एड्रेस की हम बात करें, तो रजिस्टर्ड ऑफिस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ ऑल प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ये हमारी बात होगी। फिर आता है DSP डिक्लेरेशन। DSP डिक्लेरेशन मीन्स डायरेक्टर सेक्रेटरी की लिस्ट, नेम ऑफ PRI, नेम एंड एड्रेस ऑफ PRI जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होगा। DSP और डिक्लेरेशन की नन ऑफ द अबव इज़ कन्विक्टेड, ना तो ये कन्विक्ट हुए हैं, ठीक है, नन ऑफ द अबव इज़ कन्विक्टेड और डिबार्ड फ्रॉम द फॉर्मेशन मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी, कि कोई भी कन्विक्ट नहीं हुआ है इन द फॉर्मेशन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो नन ऑफ द अबव इन द सेंस कि ऑब्वियसली बात है कि डायरेक्टर PRI जो है डिबार्ड नहीं हुए, कन्विक्ट नहीं हुए फ्रॉम द फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। तो पहले अपन ने बात करी कि ठीक है, चलो फॉरेन कंपनी, चार्टर अकाउंटेंट क्या? चार्टर MOA, AOA। फिर रही बात है प्लेस ऑफ बिजनेस की, हमने बात करी कि एड्रेस और प्लेस ऑफ बिजनेस, ओपनिंग क्लोजिंग टाइम। फिर थर्ड आता है DSP डिक्लेरेशन। थर्ड में भी, 2 में भी ऐसा था कि वो ओपनिंग क्लोजिंग टाइम पर हमने बोल दिया। फिर DSP डिक्लेरेशन, राइट। फिर अटेस्टेड कॉपी, RBI की अटेस्टेड कॉपी अंडर फेमा के अंडर में RBI की अटेस्टेड कॉपी चाहिए। और अदर सेक्टोरल रेगुलेटर की भी, अदर रेगुलेटरी अथॉरिटी से भी अप्रूवल चाहिए। और अगर अप्रूवल नहीं चाहिए तो डिक्लेरेशन देगा ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव डेट अप्रूवल की हमको अप्रूवल नहीं चाहिए। तो 1 और 2, जैसे कि कंपनी के चार्टर, MOA, AOA, तो ये तो चलो आप बोल दोगे। सेकंड में भी हमने बिजनेस के बारे में बहुत बात करी कि एक तो फुल एड्रेस होता है, प्रिंसिपल ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और ओपनिंग क्लोजिंग टाइम ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है। और ओपनिंग क्लोजिंग टाइम ऑल प्लेस ऑफ बिजनेस, यार ऑल प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का पूरा एड्रेस ले लिया, पर ओपनिंग क्लोजिंग टाइम ऑल प्लेस ऑफ बिजनेस का और अर्लियर ओकेजन ये आपने बताया, राइट। फिर तीसरा आया DSP डिक्लेरेशन। DSP डिक्लेरेशन की हमने बात करी, डायरेक्टर सेक्रेटरी की लिस्ट और P से है PRI। और डिक्लेरेशन की कोई भी कन्विक्ट और डिबार्ट नहीं हुआ है फ्रॉम फॉर्मेशन मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, एंड देन बाद में
एक अटेस्टेड कॉपी की आरबीआई का अप्रूवल और अदर रेगुलेटरी अथॉरिटी का अप्रूवल अगर चाहिए तो, अगर नहीं चाहिए तो जो ऑथराइज करा के रखा हुआ है, ठीक है, ऑथराइज पर्सन, वो बताएगा कि अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। ऐसी कॉपी देगा कि अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, और आरबीआई का अप्रूवल तो चाहिए रहेगा, और यही पूरा इन्होंने करके रखा है। तो पहला कंपनी के डॉक्यूमेंट्स मतलब चार्टर्ड और MOA AOA सर्टिफाइड कॉपी, इंग्लिश में नहीं है तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। और प्रिंसिपल रजिस्टर्ड ऑफिस का फुल एड्रेस, अपन ने बोले था प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का भी एड्रेस आएगा। चलो अभी तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग पढ़ लिया, अभी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का भी एड्रेस आएगा, फुल प्लेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हो गया, और ओपनिंग क्लोजिंग हो गया। फिर DSP डिक्लेरेशन, डायरेक्टर सेक्रेटरी की लिस्ट, और DSP ये DS हो गया, और P से पर्सन रेसिडेंट इंडिया, नेम एंड एड्रेस इसका आ गया। पर्सन रेसिडेंट इंडिया जो एक्सेप्ट करेगा कंपनी के बिहाफ पे सर्विस, और ठीक है जो भी डॉक्यूमेंट नोटिस वो एक्सेप्ट करेगा। एंड DSP डिक्लेरेशन हो गया। देन अटेस्टेड कॉपी क्या था कि नन ऑफ द डायरेक्टर, DSP डिक्लेरेशन की नन ऑफ द डायरेक्टर जो है ना तो, और द ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, दोनों डायरेक्टर और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, नन ऑफ द अबव कन्विक्ट नहीं हुए हैं फ्रॉम फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट और रिवार्ड नहीं हुए फ्रॉम द फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। अदर इन्फॉर्मेशन एज में प्रिस्क्राइब, साथ ही साथ अटेस्टेड कॉपी इधर नहीं लिखा हुआ है जो कि उनको लिखना था कि अटेस्टेड कॉपी ऑफ RBI एज अंडर FEMA और अदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ अगर नहीं है तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो है डिक्लेरेशन के थ्रू बताएगा कि अप्रूवल की हमें ज़रूरत नहीं है, पर RBI से अप्रूवल तो चाहिए अंडर FEMA। और ट्रांसलेशन की बात करें तो रूल 10 बोलता है कि ट्रांसलेशन पहले देखो इंडिया में हुआ है कि बाहर हुआ है। इंडिया में हुआ है तो एडवोकेट अटॉर्नी प्लीडर आप ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, आप ऑफ हाई कोर्ट या पर्सन है कॉम्पिटेंट पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ बोथ लैंग्वेजेस, तो कॉम्पिटेंट पर्सन तो उसका एफिडेविट, तो से किसी कॉम्पिटेंट पर्सन, ठीक है, या तो एडवोकेट अटॉर्नी प्लीडर। अगर आउटसाइड इंडिया हुआ है तो वहाँ पे नोटरी पब्लिक होता है और पर्सन हैविंग द ओरिजिनल कस्टडी, जिसके पास ओरिजिनल कस्टडी है, या नोटरी पब्लिक ऑफ दैट कंट्री, उन दोनों में से कोई कर लेगा। जिसके पास कस्टडी है वो नोटरी पब्लिक ऑफ दैट कंट्री। चलो ये हो गया हमारा, ये हमने लास्ट क्वेश्चन करा था, ये क्वेश्चन हमारा RTP नवंबर 21 का था। ये बोल रहे हैं बाय व्हाट टाइम रिक्विजिट डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल्ड तो प्लेस ऑफ बिजनेस इस्टेब्लिश होने के 30 दिन के अंदर, राइट। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है गुड फाइल ऑल डॉक्यूमेंट टिल 28 फरवरी, तो ये तो गलत हो गया ना, 14 फरवरी तक करना था, क्योंकि प्लेस ऑफ बिजनेस जो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इनका 15/1 को बन चुका था, राइट। तो इनका 15/1 को बन चुका था। चलो कंपनी अगला क्वेश्चन, कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, देखो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, अब प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होना चाहिए, पर इनका मेन सर्वर मॉस्को में है, तो हमको मॉस्को सर्वर से कोई दिक्कत नहीं है। फॉर मेंटेनिंग ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग, फॉर देखो क्लाउड सर्वर जो है वो मेंटेन करता है ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर बाय क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। फॉर क्लाइंट इन इंडिया, उनके इंडिया में क्लाइंट है, उनके जो ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर को मेंटेन करता है। तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, पर प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होना चाहिए। अब प्लेस ऑफ इंडिया में होना चाहिए वाया इटसेल्फ और एजेंट, राइट। अब वाया इटसेल्फ और एजेंट होना चाहिए, पर किसी मोड में, फिजिकल मोड या इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो इधर जो है प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है इलेक्ट्रॉनिक मोड से, इररिस्पेक्टिव ऑफ मेन सर्वर, भले वो मेन सर्वर किधर भी है। अगला कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, अब देखो इंडिया में इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया एम्प्लॉय एजेंट इन इंडिया, पर प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। और अभी हमने पढ़ा था कि ऐसा बोल के रखे कि एजेंट इंडिया में है पर प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। देखो एजेंट इंडिया में होना और प्लेस ऑफ बिजनेस होना समझ में आता है। एजेंट इंडिया में है पर प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो ऐसे केस में फॉरेन कंपनी नहीं है, क्योंकि प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है। तो नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया कैन नॉट बी टर्म्ड एज फॉरेन कंपनी। अगला कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया ऑथराइज करा है एक्स इन इंडिया टू सोर्स कस्टमर एंड सब्सिक्वेंटली टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, तो ठीक है ना, गलत थोड़ी ना किया। इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, मान लो कि प्लेस ऑफ बिजनेस भी इंडिया में होगा, उसने एक्स को ऑथराइज किया है, thus it can be said that company has both place of business in India through agent। 1 second,
कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड इन ऑस्ट्रेलिया हैज़ ऑथराइज एक्स इन इंडिया टू सोर्स कस्टमर एंड सब्सिक्वेंटली एंटर इन टू कॉन्टैक्ट विद देम। मतलब आप समझ रहे हो, उन्होंने अभी इधर मेरे को, ये PRI नहीं है, ये PRI वाला सीन नहीं है, उन्होंने ऑथराइज़ कर रहा है एक्स को कि आप कस्टमर ढूंढो, उनके साथ कॉन्टैक्ट में एंटर करो। तो ये वो बोलना चाह रहे हैं। तो एजेंट क्या करता है, दे फाइंड कस्टमर। देखो अपन ने भी ये लिखा है कि फाइंड कस्टमर एंड डू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है थ्रू एजेंट। तो इस तरीके से आप किसी भी मोड में हो, एंड कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। तो 3 चीज़ें, इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड कंडक्टिंग एंड कैरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। एक बात ध्यान रखना कि बोर्ड मीटिंग इंडिया में कर रहे, दैट डजंट मीन कि बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में हो रही है। कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड इन मॉरिशस, ऑल द बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल स्ट्रेटजी, इंपॉर्टेंट डिसीजन बोर्ड मीटिंग इंडिया में हो रहे हैं। तो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, ये नहीं बोल के रखा प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो बोल के रखा प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है। पर अब बिजनेस डिसीजंस जो है वो इंडिया में लिए जा रहे हैं। क्या बिजनेस डिसीजंस को ये मान लिया जाएगा कि बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में हो रही है? सी इन द गिवन सिचुएशन कंपनी रजिस्टर्ड है मॉरिशस में, इट डज नॉट हैव प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, ना तो इटसेल्फ, ना तो एजेंट फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, एंड डज नॉट कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। तो मियर होल्डिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग, सिर्फ बोर्ड मीटिंग होल्ड करना, एग्जीक्यूट करना बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल स्ट्रेटजी, इंपॉर्टेंट डिसीजन कैन नॉट बी टर्म्ड एज बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, इसलिए फॉरेन कंपनी नहीं है। ये सब हम देख चुके हैं। 27 फिल हेल्थ सिस्टम इनकॉर्पोरेटेड इज अ फॉरेन कंपनी, बोल दिया फॉरेन कंपनी रजिस्टर्ड इन ऑस्ट्रेलिया एंड हैज प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू इंडियन बिजनेस ऑपरेशंस वो प्रिपेयर बाय द कंपनी, और उस पर चैप्टर लग जाएगा अगर 50% और मोर शेयर्स पेड ऑफ कैपिटल हेल्ड बाय इंडियन सिटीजन और बॉडी कॉर्पोरेट, ये हमने पढ़ा था। रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट, विद द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी पर्टेनिंग टू इंडियन बिजनेस ऑपरेशन, क्या ऑडिट होगा? और यस, अगर होगा तो किससे होगा? राइट, तो ऑडिट तो होगा और चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही होगा, तो ऑडिट बाय प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट? अब अगर ऑडिटेड प्रैक्टिसिंग CS से होगा तो ड्यू डेट क्या है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करने की? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रजिस्ट्रार। तो ये तो फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने के 6 महीने के अंदर सबमिट करना है, राइट, मतलब लेटेस्ट बाय 30 सितंबर। प्रोवाइडेड रजिस्ट्रार स्पेशल रीजन से ऑन एन एप्लीकेशन मेड इन राइटिंग बाय फॉरेन कंपनी। प्रोवाइडेड रजिस्ट्रार जो है, रजिस्ट्रार को सबमिट करना है, वैसे तो रजिस्ट्रार एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है, बट आपको एप्लीकेशन राइटिंग में देनी पड़ेगी बाय द फॉरेन कंपनी, एक्सटेंड द सेट पीरियड बट नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ। तो एक्सटेंड कर सकते हैं बट 3 महीने से ज़्यादा नहीं। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय इंडियन कंपनी विद PHSI इन केस PHSI ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करे। सी पढ़ा था ये कि अगर कंपनी फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजन शैल नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू बाय कंपनी। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट और ट्रांजेक्शन में एंटर हुआ उसकी वैलिडिटी अफेक्ट नहीं होगी। कंपनी खुद तो सीव नहीं करती, एक तो ये बोल कि कॉन्ट्रैक्ट और ट्रांजेक्शन में एंटर हुए, तो कॉन्ट्रैक्ट और ट्रांजेक्शन किस में भी एंटर हुआ है तो उसकी वैलिडिटी अफेक्ट नहीं होगी। कंपनी खुद तो सीव नहीं कर सकती पर इसके ऊपर सीव कर सकते हैं, राइट। कंपनी कांट बी सीव्ड, सॉरी कंपनी कैन बी सीव्ड बट कांट, वो ना तो सीव्ड कर सकती है, ना तो क्लेम सेट ऑफ कर सकती है, काउंटर क्लेम कर सकती है, ना तो कुछ लीगल प्रोसीडिंग कर सकती है। टिल कंपनी हैज़ नॉट कंप्लाई द प्रोविजन, या जब तक उसने ठीक नहीं कर लिया चीज़ों को तो तब तक तो कंपनी जो है ये सीओ लीगल प्रोसीडिंग्स सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकती। तो क्या लिखा हुआ है कि फेलियर करा है कंपनी ने टू कंप्लाई विद द प्रोविजन, उससे वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अफेक्ट नहीं होता, इनफैक्ट ट्रांजेक्शन पे भी अफेक्ट नहीं होता। अगर नॉन फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो ठीक है कंप्लाई नहीं करा है प्रोविजन, तो ऐसे केस में देखो वो खुद तो ब्रिंग नहीं कर सकते सूट और क्लेम काउंट इंक्लूडिंग काउंटर क्लेम लीगल प्रोसीडिंग, बट दे कैन बी सीव्ड, राइट। अगला इन विच ई फॉर्म एंड इन विद इन वॉट पीरियड एनुअल रिटर्न के लिए FC4 होता है। और जैसे कि फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 90 डेज़ 6 मंथ के अंदर हमको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करना है, ये बोल रहे हैं कि 60 डेज़ के अंदर आप रिटर्न सबमिट कर दो। तो इस नोट्स में पर्टिकुलर 381 सेक्शन के नोट्स पेंडिंग है तो उसको मैं इनकॉर्पोरेट करता हूँ। फिर कुछ MCQs आ गए हैं, राइट, चलो उनको हटाते हैं। अब डेलीगेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई है सिंगापुर में
और इस्टेब्लिश करे प्लेस ऑफ बिजनेस इन मुंबई, ठीक है, तो फॉरेन कंपनी हो गई. एंड यू बीइंग अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैव बीन अपॉइंटेड बाय द कंपनी एज लाइसेंस ऑफिसर फॉर द कंप्लायंस ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़, एग्जामिन द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, स्टेट द डॉक्यूमेंट विच आर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश. कौन कौन से डॉक्यूमेंट फर्निश करने पड़ते हैं ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी. तो वही इनकॉर्पोरेट होने के, ये अपन पूरा प्रॉपर्ली लिख लेते हैं कि इनकॉर्पोरेट होने के 30 दिन के अंदर, प्लेस ऑफ बिजनेस इस्टेब्लिश होने के 30 दिन के अंदर हमें डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करने पड़ते टू द रजिस्ट्रार ऑफ न्यू दिल्ली. एंड अगर चेंज करना हो तो अल्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर हमको FC2 भी, अगर चेंज करा हो अगर आपने कुछ, तो अल्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर हमें FC2 भी फर्निश करना पड़ता है. और ये फॉरेन कंपनी को फर्निश करना पड़ता है. तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स अंडर सेक्शन 380 है, जो हमने बताया था कि 6 तरीके के डॉक्यूमेंट हैं. पहला है कि कंपनी के जो चार्टर है, MOA AOA है, इंग्लिश में ड्राफ्टेड इन इंग्लिश, वो सर्टिफाइड कॉपी, सबसे पहले सर्टिफाइड कॉपी ट्रांसफ़र होगी, रजिस्ट्रार को सबमिट होगी. इंग्लिश में अगर ट्रांसलेटेड नहीं है देन कन्वर्ट इनटू इंग्लिश, देन ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश. तो एक तो सर्टिफाइड कॉपी डिलीवर होगी इंग्लिश में नहीं है तो ट्रांसलेट करेंगे. दूसरा पॉइंट आता है कि नेम एंड एड्रेस. वो नेम एंड एड्रेस का फुल एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल ऑफिस, एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम ऑफ ऑल प्लेस ऑफ बिजनेस. ठीक है, ओपन इन अर्लियर ओकेजन्स. तो अर्लियर ओकेजन में जो भी, देखो फुल एड्रेस से हो गया, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल, वन सेकेंड, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ऑल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया अर्लियर ओकेजन्स में. ये अपन ने सारी बात कर ली. फिर उसके बाद DSP का डिक्लेरेशन है कि लिस्ट ऑफ डायरेक्टर सेक्रेटरी. S से क्या, DS हो गया. P से क्या होता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ PRI, जो कंपनी के बिहाफ पे डॉक्यूमेंट रिसीव करेंगे, राइट. DSP का डिक्लेरेशन ऑफ डायरेक्टर सेक्रेटरी, दैट डायरेक्टर एंड PRI डिक्लेरेशन, डायरेक्टर और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, सॉरी PRI क्या बोल रहा हूँ मैं, एक्चुअली तो PRI ही ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होता है. तो डिक्लेरेशन ऑफ डायरेक्टर एंड ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कि नो वन हैज़ डिबार्ड एंड कन्विक्टेड फ्रॉम द फॉर्मेशन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इन इंडिया और अब्रॉड. DSP डिक्लेरेशन के साथ अटेस्टेशन, RBI की कॉपी, RBI का अप्रूवल भी लगेगा अंडर FEMA एंड अदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का भी अप्रूवल लगेगा. और कभी अप्रूवल नहीं लगेगा तो आपको ऑथराइज पर्सन का एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा दैट नो अप्रूवल इज़ नीडेड. ये भी रहता है. और ये आप FC1 में डिलीवर कर दोगे रजिस्ट्रार न्यू दिल्ली को. चलो ठीक है, ये बात तो होगी, बहुत ही क्लियर कट क्वेश्चन था. अगला, रेडिक्स इज़ अ कंपनी रजिस्टर्ड इन थाईलैंड. कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है एस्टैब्लिश इंडिया, येट ऑनलाइन बिजनेस कर रहे, रिमोट डिलीवरी हेल्थ केयर सर्विसेज से. ऑनलाइन बिजनेस करी थ्रू रिमोट डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज से कर रही है, राइट. ऑनलाइन बिजनेस करी थ्रू रिमोट डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज. स्टेट अ लीगल पोजिशन, स्टेट नेचर ऑफ रेडिक्स लिमिटेड. तो ठीक है, वो फॉरेन कंपनी तो है, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, पर प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वाया itself or agent in any mode, physical mode or electronic mode, and carrying on business activity in India. ठीक है, तो हम ये सब देखते हैं. प्लेस ऑफ बिजनेस इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया. अब प्लेस ऑफ बिजनेस इटसेल्फ और एजेंट कोई से मोड से, एंड कैरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटी. अब इधर देखो इलेक्ट्रॉनिक मोड इन्होंने बताया और इसमें ये मोड भी आ जाता है, राइट. इलेक्ट्रॉनिक मोड इन्होंने पूरा समझाया. तो फॉरेन कंपनी मान लिया जाएगा क्योंकि बिजनेस जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड से हो रहा है. अगला पूरा बहुत ही बड़ा, ये पूरा सेक्शन 381 इन्होंने समझा दिया, जिसके नोट्स हमें अभी बनाना बाकी है. तो हम ऐसा करते हैं कि सेक्शन को बाद में कवर करते हैं, और इस सेक्शंस में जो है ये सेक्शन हम बाद में कवर करते हैं, तब इसका क्वेश्चन भी देख लेंगे. ठीक है, रॉबर्टसन कंपनी रजिस्टर्ड इन थाईलैंड है, कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है इन इंडिया, येट डूइंग ऑनलाइन बिजनेस थ्रू टेली मार्केटिंग. ये वही हो गया, पर इलेक्ट्रॉनिक मोड इन्होंने बताया कि आप फिजिकल करो या इलेक्ट्रॉनिक मोड से करो. अब इलेक्ट्रॉनिक मोड से इंडिया में बिज़नेस हो रहा है, भले ही इररिस्पेक्टिव कि सर्वर आपका कहीं भी इंस्टॉल्ड हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड से इंडिया में बिज़नेस हो रहा है. और ये इलेक्ट्रॉनिक मोड में कवर है. अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड को जानना है तो ये सब देख रखा है कि B2B B2C ट्रांजेक्शन, डेटा इंटरचेंज, ऑफरिंग टू एक्सेप्ट डिपॉजिट लेना, ठीक है, डिपॉजिट लेना, सब्सक्रिप्शन इन सिक्योरिटीज़, फिनेंशियल सेटलमेंट्स, वेब बेस्ड मार्केटिंग होता है ना, मार्केटिंग के लिए वेब बेस्ड मार्केटिंग, ट्रांजैक्शनल सर्विसेज, टेली मार्केटिंग, टेली कम्युनिकेशन,
डेटा कम्युनिकेशन सर्विसेज, ईमेल, मोबाइल डिवाइसेस, सोशल मीडिया, क्लाउड कंप्यूटिंग, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के थ्रू डेटा कम्युनिकेशन सर्विसेज कैसे भी करना है। डेटा कोई सा भी हो सकता है, ऑडियो वीडियो कैसा भी। अब कैसे भी कर रहे हैं डेटा कम्युनिकेशन सर्विसेज ईमेल के थ्रू। जैसे रहता है ना कि डेटा कम्युनिकेशन सर्विसेज की डॉक्टर बता रहा है तो उसके जैसे कि डेटा कम्युनिकेशन हमको ईमेल पे होते हैं, तो इसे ईमेल, मोबाइल डिवाइसेस, सोशल मीडिया, क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे भी डेटा कम्युनिकेशन की सर्विसेज हो रही है इलेक्ट्रॉनिक मोड से इन इंडिया। तो देखो दो चीज़ें, एक तो इलेक्ट्रॉनिक मोड क्या होता है उसको बता देंगे, और सेक्शन 381 इसके नोट्स इनकॉर्पोरेट करने हैं। ABC फॉरेन कंपनी फेल टू डिलीवर, अच्छा नहीं डिलीवर कर पाया तो पेनल्टी लग जाएगी। तो ऐसा है कि कॉन्ट्रावेंशन करा है चैप्टर का, देन फॉरेन कंपनी को लगेगी और ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट को लगेगी। अब फॉरेन कंपनी को 1 लाख से 3 लाख, 1 लाख से 3 लाख हुई है 25,000 से 5 लाख, और कंटेनिंग ऑफिस से 50,000 पर डे, पर इधर ऐसा कुछ भी नहीं है। और या एंड 6 मंथ फाइन ना 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट ये है। तो 1 लाख से 3 लाख, 50,000 पर डे फॉर कंटिन्यूइंग ऑफिस, ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट को 6 मंथ फाइन, और एंड और फाइन 6 मंथ जेल, और एंड और फाइन 50,000 से 5 लाख तक का। राइट, फिर वही कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है सिंगापुर में, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या लीगल फॉर्मेलिटीज है, तो पूरा सेक्शन 380 बताना है। रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट व्हाट इज द स्टेटस ऑफ XYZ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, शेयर ट्रांसफर ऑफिस। तो देखो रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया और शेयर ट्रांसफर ऑफिस हमारा प्लेस ऑफ बिजनेस में माना जाता है। तो एक तरीके से प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है और प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है सी, शेयर ट्रांसफर ऑफिस रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में, इसलिए फॉरेन कंपनी है। ABC इज अ फॉरेन कंपनी हैविंग इट्स इंडियन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है कोलकाता। तो फॉरेन कंपनी तो है ही, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है। इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर अबाउट डॉक्यूमेंट टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। तो न्यू दिल्ली के रजिस्ट्रार को आपको सबमिट करना है, और जो डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 380 आपको सबमिट करना है। राइट, अगला क्वेश्चन, इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी डज नॉट डिलीवर डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो पेनल्टी लग जाएगी 1 लाख से 3 लाख, 25,000 से 5 लाख, कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट को। ठीक है, तो फॉरेन कंपनी को लग जाएगी 1 लाख से 3 लाख, और ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट को 25,000 से 5 लाख, और एंड 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट। और 1 लाख से 3 लाख के साथ फॉर कंटिन्यूस ऑफेंस, इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग ऑफेंस 50,000 एडिशनल फाइन, 50,000 पर डे। ओके, अगला क्वेश्चन, रेडिक्स लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है पर वो रिमोट डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज ये सब कर रहे हैं। पर ये MCQ था, तो चलो ठीक है हमने कर भी लिया, पर MCQ हमको भी करना नहीं है। MCQ हम सेपरेटली कवर करेंगे। ये MCQ है, ये भी MCQ है, ये भी MCQ है। अगला स्टडी मटेरियल का एक और क्वेश्चन आता है, वो देखते हैं। देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हमको ये समझ में आया है कि हमें सेक्शन 381 और इलेक्ट्रॉनिक मोड क्या होता है इसके ऊपर हमें नोट्स बनाने पड़ेंगे। नोट्स बनाएंगे एंड देन पर्टिकुलर उस क्वेश्चन को फिर देन डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस, इंडियन सिटीजन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी इन सिंगापुर, ठीक है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, कोई भी करे, कैरिंग ऑन बिजनेस नहीं, बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया हो रही है, तो ये फॉरेन कंपनी नहीं है। तो ठीक है, ये फॉरेन कंपनी नहीं है, नॉट फॉरेन कंपनी, और ऊपर वाली फॉरेन कंपनी है। फिर फॉरेन कंपनी जिसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कोलकाता है, वेस्ट बंगाल, तो वो वेस्ट बंगाल के रजिस्ट्रार में नहीं, 30 डेज ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑफिस आपको न्यू दिल्ली के रजिस्ट्रार में, रजिस्ट्रार हैविंग जुरिसडिक्शन ओवर न्यू दिल्ली, उधर सबमिट करना है। फिर कंपनी इनकॉर्पोरेट लंदन और शेयर ट्रांसफ़र ऑफिस है, तो अपन बोल देंगे कि ये फॉरेन कंपनी है। फिर इन द लाइट ऑफ द प्रोविजंस, रेडस्टोन इज अ कंपनी रजिस्टर्ड इन सिंगापुर, इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, और बिजनेस की एक्टिविटीज़ भी इंडिया में नहीं हो रही है, कि बिजनेस डिसीजंस और ये सब हमने अभी पढ़ा था, ये कोई बिजनेस एक्टिविटीज़ नहीं होती है, कि बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी, इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर इंडिया में लिए जा रहे हैं, दैट डजंट मीन कि बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में है। ब्लू स्टार पब्लिक कंपनी लिमिटेड रजिस्टर्ड इन थाईलैंड हैज़ ऑथराइज वाई, तो ब्लू स्टार एक थाईलैंड की कंपनी है, उसने वाई को ऑथराइज़ किया टू फाइल एंड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो उन्होंने वाई को ऑथराइज़ किया, मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है वाया एजेंट, इटसेल्फ नहीं वाया एजेंट,
और इनकॉर्पोरेटेड तो है ही आउटसाइड इंडिया, तो ये फॉरेन कंपनी है। एक्स लिमिटेड इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, मेन सर्वर कहीं भी हो, ठीक है। इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया आइदर बाय इटसेल्फ और बाय एजेंट इन एनी मोड। और इधर जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड से हो रहा है बिजनेस इन इंडिया। क्या लिखा हुआ है? ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर बाय क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इधर वही इलेक्ट्रॉनिक मोड की डेफिनेशन बता देंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मोड होता क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड देखो, फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक मोड से बिजनेस हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मोड मीन्स कैरिंग आउट इलेक्ट्रॉनिकली बेस्ड बिजनेस, कैरिंग आउट इलेक्ट्रॉनिकली बेस्ड। तो कौन कौन से बिजनेस है वो इधर कवर हो जाएंगे। और ये भी एक एक्सक्लूसिव लिस्ट है, मतलब इंक्लूसिव लिस्ट है कि इसमें ये इंक्लूड्स होते हैं। सर ये एक्सक्लूसिव लिस्ट है, इसमें और भी चीज़ें आ सकती है। अगला क्वेश्चन है कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट किया है तो लीगल फॉर्मेलिटी क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है फर्निश करने पड़ेंगे। ये वही सारे डॉक्यूमेंट आ गए अंडर सेक्शन 380। रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन। क्या लिखा है? स्टेटस ऑफ XYZ इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया शेयर ट्रांसफर ऑफिस, मतलब वही फॉरेन कंपनी है। रजिस्टर्ड इन इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। और प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है तो बिजनेस कर रहे हैं टेली मार्केटिंग से, तो ठीक है इलेक्ट्रॉनिक मोड से आप बिजनेस कर रहे हो। इलेक्ट्रॉनिक मोड का ये डेफिनेशन दे देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब क्या होता है? तो ऑनलाइन बिजनेस कैन बी टर्म्ड एज ऑनलाइन मोड ऑफ द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, और इसको इलेक्ट्रॉनिक मोड मान लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मोड में ये सब चीज़ें कवर है। चलो अगला, ABC फॉरेन कंपनी इंडियन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कोलकाता, वही आपको डॉक्यूमेंट डिलीवर करने पड़ेंगे न्यू दिल्ली में। इज़ रिक्वायर्ड टू डिलीवर वेरियस डॉक्यूमेंट टू द रजिस्ट्रार, वी आर रिक्वायर्ड टू स्टेट वेयर द सेट कंपनी वुड डिलीवर। कहाँ पे डिलीवर करना चाहिए, तो ठीक है बता देंगे वो न्यू दिल्ली के रजिस्ट्रार में। और कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया शेयर ट्रांसफर ऑफिस, तो ये हम बोल देंगे कि ये फॉरेन कंपनी है। कितने रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एक जैसे क्वेश्चन। अगला, एग्जामिन स्टेट वेदर द फॉलोइंग कंपनी कैन बी कंसिडर एज फॉरेन कंपनी, वापस ये रिपीट होगा शायद तक। कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, एम्प्लॉय एजेंट इन इंडिया, कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। अब कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है पर इंडिया में एजेंट है, पर अगर तो ये फॉरेन कंपनी नहीं है। पर अगर कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है इन इंडिया बट इलेक्ट्रॉनिक मोड से ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, बिजनेस हो रहा है, तो ऐसे केस में वो फॉरेन कंपनी हो जाएगा। इधर नॉट डीम्ड, उधर डीम्ड हो जाएगा। और इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हैविंग शेयर होल्डर सारे इंडिया, तो ये कोई मतलब नहीं होता है। आपको प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होना चाहिए, बिजनेस एक्टिविटी भी इंडिया में होना चाहिए, तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है। तो इनकॉर्पोरेटेड, वन सेकेंड, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ओके। तो अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया और ऑल द, ओके ये तो इन्होंने लिखा भी नहीं। कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुआ है और ऑल द शेयर्स आर हेल्ड, शेयर होल्डर आर फॉरेनर्स, तो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है तो वैसे भी इंडियन कंपनी हो गई। कंपनी का कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है पर ऑनलाइन बिजनेस कर रही है। पर देखो कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, ऑनलाइन बिजनेस कर रही है। ऊपर क्या आ रहा था, कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है और एजेंट एम्प्लॉय करके रखे, तो उधर वो फॉरेन कंपनी नहीं था, पर वो इधर फॉरेन कंपनी हो जाएंगे। फोर्थ में अगर आप देखो तो इलेक्ट्रॉनिक मोड से बिजनेस हो रहा है, कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है वाया इटसेल्फ और एजेंट, बट वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मोड में ये सब चीज़ें कवर होती है। तो कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है पर बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस या डूइंग बिजनेस वाया इलेक्ट्रॉनिक मोड, तो इस तरीके से ये जो है फॉरेन कंपनी है। ये अगर फेल हो गए टू डिलीवर द डॉक्यूमेंट्स, तो पेनल्टी कंपनी को 1 लाख से 3 लाख, ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 25,000 से 5 लाख, और और इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ। फिर आता है कि इन द लाइट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है। प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, फॉरेन कंपनी। इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, इंडिया में इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया में एजेंट है, कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, मतलब ये फॉरेन कंपनी नहीं है। इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, शेयर होल्डर इंडियन सिटीजन है, हमको कोई मतलब नहीं है। आपको प्लेस ऑफ बिजनेस और बिजनेस एक्टिविटी देखना पड़ता है, इंडिया में हो रहे कि नहीं हो रहे, ठीक है। तो एक्स इनकॉर्पोरेटेड फॉरेन कंपनी है, इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, कैरिंग ऑन बिजनेस, ठीक है। और रजिस्टर्ड ऑफिस भी, प्लेस ऑफ बिजनेस भी इंडिया में है, पर कंपनी ने ऑब्टेन नहीं करा रजिस्ट्रेशन और मेक अरेंजमेंट टू फाइल रिटर्न। सिंस द कंपनी डिड नॉट ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, और मेक अरेंजमेंट टू फाइल रिटर्न, ना तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया ना तो उन्होंने कुछ अरेंजमेंट करे तो फाइल रिटर्न। तो समझ लो इन्होंने ऑब्टेन नहीं करा रजिस्ट्रेशन, जबकि रजिस्ट्रेशन लेना था, डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे और रिटर्न भी सबमिट करना है, क्योंकि ये सब भी करना है। तो रजिस्ट्रार हैविंग ज्यूरिसडिक्शन, उन्होंने इसको शो कॉज नोटिस सर्व किया ऑन द फॉरेन कंपनी। तो एडवाइस दी रजिस्ट्रार ऑन द वैलिड सर्विस ऑफ नोटिस,
तो भाई अगर आपने शो कॉज नोटिस सर्व किया है तो नोटिस डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी सर्व्ड ऑन अ फॉरेन कंपनी शैल डीम टू बी सफिशिएंटली सर्व्ड, मान लिया जाएगा कि सर्व किया है। इफ़ एड्रेस टू एनी पर्सन, जो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया जिसका नेम और एड्रेस डिलीवर हुआ था रजिस्ट्रार को अंडर सेक्शन 380, तो इफ़ एड्रेस टू एनी पर्सन जिसका नेम एड्रेस हैज़ बीन डिलीवर टू द रजिस्ट्रार अंडर सेक्शन 380, तो सेंड बाय पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक और हैंड डिलीवरी, राइट। तो मान लिया जाएगा सफिशिएंटली सर्व हो गया है कंपनी को, क्योंकि जो भी इंडस्ट्रियल कंपनी इनकॉर्पोरेटेड चाइना में, आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। अब चार्टर्ड डॉक्यूमेंट्स जो थे मैंडेरियन चाइनीज़ में थे, तो सर्टिफाई करना, फाइल और सर्टिफाइड ट्रांसलेशन कॉपी। हु कैन ट्रांसलेट, तो रूल 10 क्या बोलता है कि अगर ट्रांसलेट इंडिया में हो रहा है कि बाहर हो रहा है, तो अगर इंडिया में हो रहा है तो एडवोकेट, अटॉर्नी, प्लीडर और कॉम्पिटेंट पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ बोथ लैंग्वेज। कॉम्पिटेंट पर्सन, उससे एफिडेविट ले लो जिसको नॉलेज है बोथ लैंग्वेज का। तो कॉम्पिटेंट पर्सन इन दी ओपिनियन ऑफ रजिस्ट्रार, क्योंकि रजिस्ट्रार को सबमिट करोगे ना, तो इन दी ओपिनियन ऑफ रजिस्ट्रार। और एक पॉइंट ये है कि अगर, ठीक है, क्या एन एफिडेविट ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ बोथ, अब कॉम्पिटेंट पर्सन एज पर दी ओपिनियन ऑफ रजिस्ट्रार, तो उसका एफिडेविट ले लो ना, अब उसका एफिडेविट ले लो, एफिडेविट ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ बोथ लैंग्वेज। और अगर आउटसाइड इंडिया हुआ है, अब इसने किधर किया है, इट रिक्वायर इंटर एलिया टू फाइल सर्टिफाइड ट्रांसलेशन ऑफ अबाउट डॉक्यूमेंट विद द रजिस्ट्रार हु कैन ऑथेंटिकेट। इन्होंने ये बोला कोई कौन कर सकता है, ठीक है, हु कैन ट्रांसलेट, who can authenticate the translated chartered document as per the provisions of Companies Act and rules made thereunder governing foreign companies in such case, in a case where translation is made at Mumbai। अगर ट्रांसलेशन इंडिया में हुआ है तो ये सर्टिफाई करेंगे, राइट। तो देखना पड़ेगा कि ट्रांसलेशन इंडिया में कर रहे हैं कि बाहर कर रहे हैं। देखो आप क्या बोल रहे हो कि सर्टिफाइड कॉपी आपको सबमिट करना है, ठीक है, कंपनी के चार्टर्स MOA AOA की, और इंडिया इंग्लिश में होना चाहिए, वो इंग्लिश में नहीं है तो आप ट्रांसलेट कराओ। पर अगर आपने इंडिया में ट्रांसलेट करा दिया है तो ये सर्टिफाई करेंगे कि एडवोकेट, अटॉर्नी, प्लीडर सर्टिफाई कर देंगे, ये इसका आप जो है एफिडेविट ले लेना। या आउटसाइड इंडिया है तो ऐसे केस में पर्सन जिसका कस्टडी है वो सर्टिफाई कर देगा, या नोटरी पब्लिक सर्टिफाई कर देगा। ओके, अगला, फॉरेन कंपनी प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, सीज टू कैरी ऑन बिजनेस इन इंडिया, तो लीगल पोजीशन। अब सी फॉरेन कंपनी जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया है, ठीक है, मतलब कि फॉरेन कंपनी है, अब सीज टू कैरी ऑन बिजनेस नहीं कर रही, तो लीगल पोजीशन क्या है। तो देखो ये एक नए सेक्शन पे क्वेश्चन है, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड तो हमको देखना ही है, सेक्शन 381 देखना है। अब ये है सेक्शन 376, इस पर एक क्वेश्चन है, तो हमको ये 3 चीज़ें देखनी है, हम इसको देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, 3 क्वेश्चन को हमको करना है। आगे जो बढ़ रहा है, आखिरी क्वेश्चन है कि एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट हिलवेज कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया शेयर ट्रांसफर ऑफिस, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं, बट टेली मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मोड का डेफिनेशन बता देंगे। कंपनी डॉक्यूमेंट डिलीवर नहीं करे तो पेनल्टी क्या लगेगी। अब आपको फटाफट 381, 376 और इलेक्ट्रॉनिक मोड को बताने का है। देखो तो बात आती है सेक्शन 376 की। तो फॉरेन कंपनी जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है एंड सीज टू कैरी ऑन बिजनेस, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है पर वो अपना बिजनेस इंडिया में नहीं कर रही, हमें क्या लेना देना है कि वो बिज़नेस इंडिया में नहीं कर रही। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हो सकता है कि इंडिया में वो बिज़नेस नहीं कर रही, हो सकता है कि कंपनी सीज टू एग्जिस्ट हो रही है, क्योंकि कंपनी सीज टू एग्जिस्ट हो रही है एज पर द लॉस ऑफ दैट कंट्री, क्योंकि इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है। अगर कंपनी सीज टू एग्जिस्ट है तो ऑब्वियस बात है कि वो बिज़नेस कैरी नहीं कर पाएगी इंडिया में, या तो हो सकता है कि सिर्फ वो इंडिया में बिज़नेस कैरी नहीं कर रही है तो उसका वाइंड अप माना जाएगा। तो बाउंड अप होगी एज अ अनरजिस्टर्ड कंपनी, क्योंकि वो रजिस्टर्ड तो नहीं है ना, ठीक है, इनकॉर्पोरेट रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, तो उसको वाइंड अप करो एज अनरजिस्टर्ड कंपनी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझना है कि सीज टू कैरी ऑन बिजनेस सीज हो रहा है, और बिजनेस सीज हो रहा है तो सिर्फ बिजनेस ही सीज हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है कि कंपनी ही सीज टू एग्जिस्ट हो रही है एज पर द लॉस ऑफ दैट कंट्री, तब हमको कोई इससे लेना देना नहीं कि क्या कारण है। पर अगर बिजनेस जा रहा है तो वाइंड अप होगा एज अ, ठीक है, एज अ अनरजिस्टर्ड कंपनी। यही लिखा हुआ है कि नॉट स्टैंडिंग, हमको कोई मतलब नहीं कि जो बॉडी कॉर्पोरेट डिसॉल्व हो रही है, सीज टू एग्जिस्ट बिजनेस जो भी है,
तो बॉडी कॉर्पोरेट डिजॉल्व हो रही है, नॉट स्टैंडिंग की बॉडी कॉर्पोरेट डिजॉल्व हो रही है एज पर द लॉज ऑफ दैट कंट्री इन विच इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड। तो हमें कोई मतलब नहीं, नॉट स्टैंडिंग हमको कोई से लेना देना नहीं कि बॉडी कॉर्पोरेट भले वो डिजॉल्व हो रही है एज पर द लॉज ऑफ दैट कंट्री, उस कारण से सीज टू एग्जिस्ट बिजनेस है इन इंडिया, इसका जो है वाइंड अप होगा एज अ अनरजिस्टर्ड कंपनी। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 381। ओके, सो हमने क्वेश्चन छोड़ा था, वो ये था कि रेडिक्स लिमिटेड एक कंपनी है थाईलैंड में, कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है इंडिया में। 1 सेकेंड, ये क्वेश्चन नहीं, एक हमने 381 वाला क्वेश्चन था, वो हम करते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि गैलियो फॉरेन कंपनी है इन जर्मनी, वो प्लेस ऑफ बिजनेस है मुंबई में, मतलब ये फॉरेन कंपनी हो गया। एक्सप्लेन रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर रिलेटिंग टू द प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट में हमको बताना है। तो प्रिपरेशन फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑल्सो डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच अलॉन्ग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ डॉक्यूमेंट क्या अटैच होंगे। तो देखो पहले अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन की बात करूँ तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी पहले तो सेक्शन क्या बोलता है कि हर फॉरेन कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर फॉर्म एंड मैनर में बनाना चाहिए, मतलब कि वही बैलेंस शीट पी&एल पर्टिकुलर फॉर्म एंड मैनर में बनाना चाहिए, उसमें प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स होने चाहिए, राइट। क्या बोल के रखा है, देखो कंटेनिंग सच पर्टिकुलर फॉर्म मैनर में होना चाहिए एंड उसको बनाओ, ठीक है, फॉर्म एंड मैनर में बनाओ, प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स होना चाहिए। मेक एंड डिलीवर आप बनाओ और उसको डिलीवर करो। देखो मेक आउट बोला है, फिर डिलीवर बोला है, मेक आउट बोला फिर डिलीवर बोला, वो किसको डिलीवर करना है, रजिस्ट्रार को डिलीवर करना। फिर आता है रूल 4, तो क्या बोल के रखा है कि फॉरेन कंपनी को प्रिपेयर करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंडियन बिजनेस ऑपरेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इंडियन बिजनेस ऑपरेशन के मेक और डिलीवर करना है, पर्टिकुलर फॉर्म एंड मैनर में होना चाहिए, पर्टिकुलर शेड्यूल 3 फॉलो होना चाहिए एंड एवरी कैलेंडर ईयर तो डिलीवर करना ही रहता है। पर जो ये बोल रहे हैं कट टू कट कि फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 6 महीने के अंदर आपको सबमिट करना है शेड्यूल 3 से बनाया हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फॉरेन कंपनी को इंडियन बिजनेस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। सेक्शन बोलता है एवरी कैलेंडर ईयर सबमिट करो, पर ये बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एवरी कैलेंडर ईयर तो ठीक है आपको सबमिट करना ही है, पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 6 महीने के अंदर तक आपको सबमिट करना है। और जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट कर रहे हो तो आपको डॉक्यूमेंट्स अनेक्स करने पड़ते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट अनेक्स करने पड़ेंगे, सिंस ये क्वेश्चन पूछ भी रहा है कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से अटैच होंगे, तो 2 डॉक्यूमेंट अटैच होंगे, जैसे कि डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ कंपनीज एंड डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो पेरेंट कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड है ना आउटसाइड इंडिया, उसने अपनी अथॉरिटी को सबमिट कर रहे, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पेरेंट फॉरेन कंपनी ने अथॉरिटी, उनकी अथॉरिटी को सबमिट करे, जो बाहर की कंपनी ने अपनी अथॉरिटी को पेरेंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करे, वो आप साथ में फर्निश करो। और साथ ही साथ जो है 3 स्टेटमेंट आपको फर्निश करने पड़ते हैं, इसका जिक्र जो है बाद में होगा। फिर एक बात यह है कि जो डॉक्यूमेंट्स है अगर इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो उसको ट्रांसलेट कर दो, और अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट आपको 3 स्टेटमेंट फर्निश करने पड़ेंगे। ये इन्होंने लिखा नहीं, स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, स्टेटमेंट ऑफ रिपेट्रेशन ऑफ प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड, ये भी सबमिट करना है। साथ ही साथ सारे प्लेस ऑफ बिजनेस, लिस्ट ऑफ ऑल प्लेस ऑफ बिजनेस FC3 में, लिस्ट ऑफ ऑल प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश बाय फॉरेन कंपनी इन इंडिया एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, एट बैलेंस शीट डेट पे क्या लिस्ट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस है, क्या क्या प्लेस ऑफ बिजनेस है, वो बैलेंस शीट डेट पे उसको जो है जो भी प्लेस ऑफ बिजनेस है उन्होंने वो फर्निश करना है FC3 के अंडर। और FC4 ये होता है कि एनुअल रिटर्न फर्निश करना है एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर के 60 डेज़ के अंदर फॉरेन कंपनी को। तो देखो क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉरेन कंपनी को रजिस्ट्रार को सबमिट करना है। अब कैलेंडर ईयर बोलता है एवरी कैलेंडर ईयर सेक्शन, रूल बोलता है कि फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 6 मंथ में कर दो, विच में भी फर्दर एक्सटेंड टू 3 मंथ बाय रजिस्ट्रार। अब जो है फाइनेंशियल फॉरेन कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है तो ऑब्वियसली बात है इंडियन बिजनेस ऑपरेशंस के हिसाब से बनाएगा, शेड्यूल 3 के मुताबिक बनाएगा, पर्टिकुलर्स होंगे, स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स होंगे। डॉक्यूमेंट्स अगर ट्रांसलेटेड नहीं है इंग्लिश में तो इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कर लो। डॉक्यूमेंट्स में एक तो डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ कंपनी एंड डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पेरेंट फॉरेन कंपनी ने अपने अपने रजिस्ट्रार अपने अथॉरिटी को दिया, वो इधर सबमिट कर दो। फिर 3 स्टेटमेंट होते हैं। साथ ही साथ आपको लिस्ट ऑफ ऑल प्लेस ऑफ बिजनेस एट बैलेंस शीट डेट आपको सबमिट करना रजिस्ट्रार को, और एनुअल रिटर्न सबमिट करना है फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 60 दिन के अंदर, ठीक है।
ये देखो, ये 3 स्टेटमेंट के बारे में इन्होंने बात कर ली। बस ये चीज़ें हैं, ये चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। अब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक मोड की। अब देखो, बात आती है बिजनेस वाया इलेक्ट्रॉनिक मोड। इलेक्ट्रॉनिक मोड से बिज़नेस करना, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू बिज़नेस करना, इन द सेंस कि बहुत सारे बिज़नेस होते हैं। B2B ट्रांजेक्शन करना, B2C ट्रांजेक्शन करना, डेटा इंटरचेंज करना, ठीक है, डिजिटल सप्लाई करना, जैसे गाना.com, राइट। तो B2B ट्रांजेक्शन है, B2C ट्रांजेक्शन है, डेटा इंटरचेंज है। और ऐसे याद नहीं करना, बट फिर भी एक्सेप्ट डिपॉजिट और इनवाइट डिपॉजिट, एक्सेप्ट ऑफर टू एक्सेप्ट, ठीक है, या तो आप ऑफर कर रहे हो, ऑफरिंग टू एक्सेप्ट, या एक्सेप्ट कर रहे हो। फिर आता है फिनेंशियल सेटलमेंट, वेब बेस्ड मार्केटिंग जो होती है, वेब बेस्ड मार्केटिंग्स होती है, टेली कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन सर्विसेज, एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन रिसर्च। चलो, इस तरीके से हमने फॉरेन कंपनी के सारे क्वेश्चन ओवर करे हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल CATV। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम फॉरेन कंपनी के बाद गवर्नमेंट कंपनी, निजी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी के क्वेश्चन है वो कर लेंगे। वैसे वो करे हुए हैं तो इतना कुछ वाव नहीं है, देखा जाए तो एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें थी वो हमने सारी कवर कर ली। अब वो पहले 6 चैप्टर बचते, वो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट, ये सब, एंड गवर्नमेंट, निजी, गवर्नमेंट कंपनी, इस तरीके से चीज़ें रहती। बाकी इकोनॉमिक लॉ से कुछ चैप्टर्स बचते वो हम कर लेते हैं।